बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं सादिया अफसाल। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना से मुतालिक जो अहम सजेशंस और अहम फैसले किए गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, नंबर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, अमवात भी हो रही हैं, और साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन में हैं इस वक्त डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, उनकी अमवात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हुकूमत जो है उसने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। आज इसका जिक्र काबीना में भी हुआ और इत्तलात फिर ये भी आई कि ट्रेनें चलाने के हवाले से भी जुज़वी तौर पर उनको बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। खुद हुकूमत ये कहती रही है कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल तरीन होगा कोरोना को लेकर, लेकिन लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ही अवाम को ये बताया था कि किस अंदाज में वो तमाम लोग जो कि इस मुल्क को लूटते चले आए हैं, जो माफिया इस मुल्क में रहा है, खुद वजीर आज़म इमरान खान का डे वन से ये स्टांस रहा, ये मौक़िफ़ रहा, लेकिन क्या उसमें कोई तब्दीली हो रही है? आज ये बात करेंगे। और किस कॉन्टेक्स्ट में बात ये कर रही हूँ वो इसलिए कि एक तरफ हम देखते हैं कि चीनी के बहरान हो या आटे का बहरान हो, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहसन इक़दाम हमने देखा था वज़ीर आज़म इमरान खान का कि वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। फिर उस पर जो इंक्वायरी कमीशन था उसने मजीद 3 हफ्ते का टाइम मांगा। जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 25 अप्रैल को आनी थी, उनको वो 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का पावर सेक्टर से जुड़े जो हमारे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती बहरान है, 5000 अरब के आईपीपी स्कैंडल का, उसको क्यों रोका जा रहा है? खुद काबीना ने 21 अप्रैल को ये मंजूरी दी थी कि जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए और मुजरिमाना गफलत जिन्होंने भी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। फौजदारी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1972 के तहत कमीशन कायम किया जाए और रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी भी दी थी। ये काबीना ने मंजूरी दी थी। तो क्या वजह है कि इन दोनों चीजों को मजीद 2 महीने के लिए मौखर कर दिया गया है? सबसे पहले आज इस पे बात करेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब। आपसे सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है, वज़ीर आज़म साहब बहुत क्लियरली अपनी इस मौक़िफ़ को दोहराते आए हैं कि माफिया है इस मुल्क में, और वो भी उन्होंने जिक्र किया, आपको याद होगी उनकी स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने कहा था कि माफिया उनको काम नहीं करने दे रहा, उनकी हुकूमत को नहीं चलने दे रहा। खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह बनी कि यहाँ पावर सेक्टर से जुड़ा जो सबसे बड़ा स्कैंडल था उसमें जब उन लोगों को जो माफिया का हिस्सा एक्सपोज करने की बारी आई, वफाकी काबीना की मंजूरी के बावजूद उसको 2 महीने के लिए मौखर कर दिया गया? क्यों? देखें जी, काबीना की जो मीटिंग थी उसमें तो मैं मौजूद नहीं था, और अगर आपने ये 2 मिसालें दी हैं, एक आपने ये जो खासकर जो वो शुगर से हवाले से जो रिपोर्ट आई थी जो मंजर आम पे भी आई, और उसके बाद फिर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसका इंतजार है और उसमें ज्यादा वक्त दे दिया गया है, तो आपने उसकी एक मिसाल दी है और साथ आपने आईपीपीज का एक सिलसिला जो है उसका जिक्र किया है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जिक्र वैसे उसका कर दूं जो ये शुगर वाली फोरेंसिक रिपोर्ट है जिसको 3 हफ्ते और दिए गए हैं। इसमें जो ताकि अगले इस पे आईपीपीज वाली की बात का मैं अलहदा से आपको इसका इसी सवाल के जवाब में मैं वाज़े भी करूंगा जहां तक मैं जानता हूं। देखिए जी, फोरेंसिक जो रिपोर्ट जो होती है उसको उसमें जो इक़दाम लेने पड़ते हैं, उनका मकसद होता है कि बहुत करीब से, गौर से और तकनीकी अंदाज में दस्तावेजात और तमाम दस्तावेजी सबूत को देखा जाए, इन आउट, हिसाब किताब, रुपए, स्टॉक्स, एक्सपोर्ट, स्मगलिंग, एवरीथिंग सही हो गलत हो, और उसके लिए आपको रिकॉर्ड तक रसाई या एक्सेस चाहिए होती है। उसमें कुछ डिफिकल्टीज इसलिए भी आ गई क्योंकि जब ये सिलसिला चल रहा था उसी वक्त ये लॉकडाउन पाकिस्तान में जिस भी नौयत का हुआ, कामिल लॉकडाउन या कुली या मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी था उसमें रसाई या एक्सेस का मसला सामने आने लग पड़ा, क्योंकि वो कमीशन या जो उसके अराकीन थे जब वो गए तो उनको शुगर मिल्स के कई जगहों पर ये कहा गया कि हमारी मिलें बंद है, हम जब खुलेंगी तो फिर आपको दिखाएंगे। तो उस पे थोड़ी बहुत लेदे हुई और फिर इनको ये भी कहना पड़ा कि हम आपने अगर नहीं खोलना तो हमारे पास ये इख्तियार है कि हम आपके ताले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर आके खुद ले लेंगे। तो उसमें कुछ टाइम लगा, प्लस फोरेंसिक एक जो तफ्तीश होती है उसकी नौयत ही ऐसी होती है
کہ اس میں ایکسپرٹ اور ماہرانہ جائزہ لیا جائے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ادھر تو یہ مقصد تھا, کوئی اس میں بدنیتی نہیں ہے آپ کی. چلیں, آپ نے وہ بتا دیا کہ 25 تاریخ کیونکہ اناؤنس خود وزیر اعظم صاحب نے کی تھی, اس لیے لوگ انتظار کر رہے تھے. چلیں بہرحال 3 ہفتے کا ٹائم مزید ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں 3 ہفتے کے بعد رپورٹ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. لیکن یہ آئی پی پیز والا جس میں باقاعدہ آپ کے لوگوں کے نام آئے, رزاق داؤد, خسرو بختیار کا نام آیا, ندیم بابر کا نام آیا, آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا مافیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاورفل ہے کہ وزیر اعظم کو کابینہ کی منظوری کے بعد بھی اس کو مؤخر کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا جی, اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بھی وضاحت کروں گا کہ پرائم منسٹر نے بیانات کس نوعیت کے دیے ہیں انہی معاملوں پہ. یس, یہ شوگر اور گندم اور اس طرح کی مسائل پر مثال کے طور پہ اپ ٹو جنوری, فروری سے کیونکہ وہ کچھ انفلیشن میں ڈکلائن آیا تھا, لیکن جنوری تک انفلیشن اوپر جا رہی تھی اور جنوری میں وہ پیک کی, تو اس میں بڑے وہ مسائل آ رہے تھے. اور اس کا پرائم منسٹر نے خاص طور پہ مہنگائی اور یہ ذخیرہ اندوزی, چور بازاری اور اس میں سپلائی چین کے اندر جو چیلنجز تھے اس کو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس قسم کا ضرور بیان دیا کہ مافیاز اور یہ کیونکہ انٹرمیڈیریز بہت سے ہوتے ہیں ان سیکٹرز میں, خاص کر یہ شوگر, گندم, روزمرہ کے کھانے پینے کی اشیاء, تو اس میں انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی. میں ترجمانوں کی یا سپوکس پرسنز کی میٹنگز میں خود موجود رہا ہوں جہاں پہ یہ موضوع ٹیک اپ ہوئے ہیں, تو اس پہ یہ بات ضرور کی ہے جس طرح آپ نے کہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب بجلی کے اور گیس کے اور اس طرح کے نرخوں کی اور ان کے ریٹس کی بات آئی تو ان کا کہنا کچھ اور تھا. میں اس کو آپ کو دہرا دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ جی ایک تو گیس, یہ ایل این جی کا ایک کانٹریکٹ پاکستان نے اتنے بڑے پیمانے پہ کیا اور اتنے لمبے سالوں کے لیے کیا, اور اتنے لمبے عرصے 15 سال کے عرصے کے لیے لاک اپ کیا اپنے آپ کو ایسی قیمت پر جو کہ انٹرنیشنل قیمت سے بہت اوپر ہے, یا اب جا کے بہت شروع میں شاید نہ بھی ہو, لیکن وہ 15 سال تک اتنے لمبے اونچے ریٹ پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک دوسرا بجلی کے, انہوں نے کہا جی تمام جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹ اس وقت چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے دور سے پہلے نیگوشیٹ ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم سٹک ہیں, ہم اس کا ذمہ نہیں لے سکتے اس لیے کیونکہ ہم نے وہ کانٹریکٹ نیگوشیٹ نہیں کیے ہوئے, ہم اس کا جائزہ ضرور لے سکتے ہیں. بالکل یہاں تک تو بات آ گئی, بالکل صحیح, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن معاملہ ہے ان کو ایکسپوز کرنے کا, جن کی انکوائری ہو رہی ہے ان پہ مزید کمیشن بنانے کا. میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ وزیر اعظم صدارت کر رہے تھے, کابینہ منظوری ہو گئی کہ کمیشن ایکٹ بنے گا, پھر کیوں 2 مہینے مؤخر ہو رہا ہے؟ بس میں بتا دیتا ہوں نا آپ کو. دیکھیں 1994 میں پہلی پاور پالیسی آئی بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم, جنرل مشرف کے درمیان 2002 کی پاور پالیسی آئی, اس کے بعد دیگر پاور پالیسیز میاں نواز شریف کے ٹائم میں آئیں. اس میں یہ جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پاور پالیسیز میں انویسٹرز کو, جن میں سے ہارڈلی کوئی 1-2 اب گورنمنٹ میں ہیں جن کے آپ نے نام لیے, جنرلی انویسٹرز کو لوکلی اور انٹرنیشنلی انویسٹرز کو انسینٹیو دینے کے لیے ان پروجیکٹس کے لگانے میں بہت بڑی بڑی پروفیٹیبلٹیز دینے کا اس میں وعدہ گورنمنٹ نے خود کیا, جس کی بھی گورنمنٹ تھی, ہماری نہیں تھی. تو اب بات یہ ہے کہ مجھے خیال اپنا یہ ہے, یہ دس از دا پنچ لائن, مجھے خیال یہ ہے کہ اس جو بھی ابھی تک سامنے, کیونکہ منظر عام پہ تو وہ آئی نہیں ہے رپورٹس جو ابھی تک پاور سیکٹر کی بنی ہے, یہ ضرور واضح ہوا ہے کہ پروفٹس بہت زیادہ لیے ہیں ان کمپنیز نے. میرے نزدیک اس کا پروبیبلی آنسر یہ ہے کہ وہ پروفٹس جب گورنمنٹس نے خود اپنی مرضی سے دیے تھے تو اس میں بے ایمانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ان کو ری نیگوشیٹ کر کے کہ یار اتنے زیادہ پروفٹ مت لو, تھوڑا سا عوام کو ریلیف بھی دو, ہمیں بھی ہیلپ کرو. تو ان کے ساتھ وہ آن دا ٹیبل نیگوشیٹ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے, ان کو منا کر کے پروجیکٹس کی ان کی پروفیٹیبلٹی کو نیچے لے آیا جائے. چلیں شاید اور اس لیے رپورٹ کچھ شکے جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہیں جس سے اس ملک کو اور قوم کو, قومی خزانے کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر ولید اقبال صاحب فار دس. سوال کا جواب میرا نہیں آ سکا انفارچونیٹلی, اور شاید ولید اقبال صاحب خود بھی, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سرکاری جواب میں نہیں دے پاؤں گا. سوال یہ ہے کہ
5,000 अरब रुपए का इतना बड़ा ये IPPs का स्कैंडल है, इसकी रिपोर्ट पब्लिक करने का और इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी खुद वफाकी काबीना ने 21 अप्रैल को दी। तो क्या वजह बनी कि वो चीजें ऐसी क्या हैं कि इमरान खान साहब को रुकना पड़ रहा है, और ये दोनों तफसीलात अवाम के सामने आने से मजीद 2 महीने मौखर कर दिया गया है इसको। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कोरोना के बायस मुश्किलात बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी नंबर बढ़ रहा है, और जैसे इंट्रो में जिक्र हुआ था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो डायरेक्ट कोरोना के निशाने पर है। लेकिन वफाक की तरफ से फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। सिंध का थोड़ा सा इख्तलाफ हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको उठाया जा रहा है, लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिसका जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है कोरोना की और हम कहां खड़े हैं, लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बात करेंगे डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कराची की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते नजर आए, खुद WHO की तरफ से कहा गया कि जुलाई में अगर हमने इफेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो पाकिस्तान में 2 लाख कोरोना पेशेंट्स हो सकते हैं, और आप लोगों की तरफ से भी मई जून को बहुत सख्त महीना, मुश्किल महीना कहा गया था कोरोना के लिए। आज हम कहां खड़े हैं कोरोना केसेस को लेकर? थैंक यू वेरी मच सादिया फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और ये हम सबको पता होना चाहिए कि कोरोना के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। दिस इज ऑल ए स्टेटिस्टिकल इवैल्यूएशन। जो लोग ये समझते हैं कि मई के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, या तीसरे हफ्ते में, या जून में, या जुलाई में, विच एवर मंथ, उसमें ये बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बतदरीज हम पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में देख रहे हैं, और इनिशियली हमारे पास कम सिक पेशेंट्स आ रहे थे, अब हमारे पास ज्यादा सिक पेशेंट्स आ रहे हैं। तो नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, और नंबर्स बढ़ने की एक और वजह भी ये नजर आती है कि अब टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे सूबों की बढ़ रही है, और जैसे जैसे सिंध में इन पर्टिकुलर बढ़ गई है, तो वी सी मोर पेशेंट्स, और जब हम ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होता है। पहले लोगों को इतनी आगाही नहीं थी, बार बार लोगों को ये आगाह किया गया है, उनको सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स बताए गए, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए, तो इसलिए लोगों को भी समझ में आ गया कि क्या सिम्टम होता है तो हमें टेस्ट कराने जाना है। क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, और जरूर कुछ ना कुछ उनको सिम्टम होता है तो वो तशरीफ लाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। टेस्टिंग कैपेसिटी क्योंकि बढ़ गई है, इसलिए नंबर भी बढ़ रहा है। और सही कहा आपने कि किसी के पास, हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ऑब्वियसली रिसर्चेस की बुनियाद पर, स्टडीज की बुनियाद पर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या इसकी इवैल्यूएशन हो सकती है वो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बता सकता है। एक बड़ी मिथ चल रही है, इसको भी अगेन मिसकंसेप्शन कह लें या कुछ भी कह लें, या अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फैक्ट है, कराची में हम देख रहे हैं कि हीट वेव भी आई हुई है, और बहुत सारे लोग कोरोना के खत्म होने को टेम्परेचर के बढ़ने से लिंक कर रहे हैं। इसका आपस में कोई कनेक्शन है? देखिए, हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक नेशन है, और मैं समझती हूँ कोई भी छोटी सी खुशी अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसका क्योंकि कोरोना इतना नया वायरस है, कोविड-19 सच अ न्यू वायरस, कि इसके बारे में लोगों को भी इतना कुछ मालूमात नहीं है। तो हीट होने से या हीट कम या ज्यादा होने से अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है। बहरहाल वी आर होपफुल, अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन इसका फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इट्स मिथ काइंड ऑफ, लोग बिलीव करते हैं कि गर्मी ज्यादा हो जाती है तो फिर शायद इसकी शिद्दत में कुछ कमी हो जाए, लेकिन इसमें कोई सदाकत फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा कि अब अगर जिन्ना हॉस्पिटल में ही हम देख लें, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो लाहौर में हम बात करते हैं डॉक्टर तारिक शमसी से, वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए, या वो किन किन हॉस्पिटल्स को लेकर प्लाज्मा थेरेपी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या जिन्ना हॉस्पिटल में इस हवाले से कोई काम हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हुआ है?
जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझसे। सिंध ने जिन हॉस्पिटल्स को नॉमिनेट किया था प्लाज्मा थेरेपी के हिसाब से, उसमें रूथ फा और एक और हॉस्पिटल था जिनको इन्होंने नोटिफाई किया था। लेकिन आज ताहिर शमसी साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की थी। ना सिर्फ बात की थी बल्कि उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को भी बुलाया था और हमने काफ़ी सारे वी हैड अ मीटिंग टुगेदर। और फिर मैंने अपनी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो अजरा पेचो साहिबा हैं उनसे बात की थी, और अगर वो हमें अप्रूवल दे देंगी, जो कि शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, उन्होंने हमें कहा कि वो अप्रूवल दे के नोटिफाई अगर कर देंगी तो फिर हम ये प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। और कोई हरज नहीं है प्लाज्मा थेरेपी देने में, क्योंकि ये एक पुराना मेथड है एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी देने का। और अगर इसमें कोई फायदा हो जाए आफ्टर फॉलोइंग ऑल द क्राइटेरिया तो कोई हरज नहीं है। अगर आप मिडिल ऑर्डर और हम समझें कि इसका आगाज कर दिया जाएगा टू सीवियर केसेस को, जैसे ही अप्रूवल आएगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी आगाज हो सके उतना ही अच्छा होगा। हम एक सरकारी इदारा है और हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है टू डू टेक अप सच अ बिग ह्यूमंगस टास्क। अभी एक बड़ा अफसोसनाक हमने पिछले दिनों वाकया देखा, डॉक्टर फुरकान की जिस तरीके से डेथ हुई, उनकी जो बेवा का स्टेटमेंट है मीडिया पे हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी दिल दहला देने वाला है। बहुत अफसरदा थी वो भी, जो बात कर रही थी कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल उनको लेकर जाया जा रहा था। क्या सूरत हाल है? क्या वाकई हस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी है जो डॉक्टर फुरकान साहब के साथ हुआ? खुद एक डॉक्टर के साथ ये हो रहा है कि अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई। सबसे पहले तो मैं उनके घर वालों के साथ बहुत इंतहाई अफसोस करना चाहती हूँ कि ऐसा सान्या उनके साथ पेश आया, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, एंड मेरी हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस हैं उनकी फैमिली के साथ। हैविंग सेड दैट, हुकूमत सिंध ने एक इंक्वायरी बिठाई है इसके ऊपर देखने के लिए कि क्या हुआ था और क्या वाकयात हुए थे, जिसमें कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में वो ले जाए गए और एम्बुलेंस में ही फिराते रहे उनको। और उनकी जो वाइफ है उन्होंने ये बात कही कि वो अस्पताल बर वक्त नहीं पहुंच सके और फिर वो जाँ बहक हो गए। तो इट्स अ वेरी सॉरी स्टोरी एंड अ वेरी सैड स्टोरी। लेकिन आई थिंक कि जब इस तरह का कोई खुदा ना खासा, अभी तो हम उस मरहले में पहुंचे नहीं हैं कि जहां पर इतना नंबर्स बढ़ जाएं कि हमारी कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इफ़ यू कंपेयर अस टू यूएसए एंड टू इटली एंड टू स्पेन एंड यूके, अब वो एपी सेंटर्स हैं इस वक्त उधर बहुत सारी जगह, जो कि हम अभी तक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट वेल कंटेन्ड फॉर द टाइम बिंग। ऑल्दो मैं पता है जिंदगी जो है बिल्कुल बदल गई है। प्री कोविड पोस्ट कोविड हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है और बदल जाएगी। अगर हम ये समझ लें कि अब से कुछ अरसे तक हम फिर वापस वैसे ही हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, ऐसा नहीं होने लगा। ये बहुत अरसे तक चलेगा और ये हमें पता भी नहीं कि कब तक चलेगा। हो सकता है कि ये मर्स और सार्स की तरह ये जैसे 2002 में आया था 2004 में ख़त्म हो गया, आखिरी केस शायद उसमें आया था, तो उस तरह हो जाए। और या ये भी हो सकता है कि एब्रप्टली ख़त्म हो जाए, एक इम्यूनिटी पैदा हो जाए लोगों के अंदर। सो वी डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो अब ये मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, ये हमारे नॉर्म्स में आ जाएगा। तो नोबडी कैन से कि अब क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एपिडेमियोलॉजिस्ट अपनी बात करे, आईडी वाले अपनी बात करते हैं, तो इट्स ऑल लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक जस्ट इन द एयर एट द मोमेंट। वी डोंट नो जिंदगी जो है वो कोविड-19 के बाद बिल्कुल बदल गई है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है और किसी को कुछ नहीं पता कि ये वायरस कब तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमसे बात कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ हुकूमत का फैसला है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, डॉक्टर्स जो हैं उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी थी गुज़श्ता दिनों जिस पर डॉक्टर्स हुकूमत से ये अपीलें करते दिखाई दिए कि खुदारा इस लॉकडाउन में सख्ती करें, नहीं तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि हम भी, हस्पताल भी जो हैं वो इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज भी हमने देखा है कि सीनियर डॉक्टर्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में की गई है, उसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशरफ निजामी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर हुकूमत नरमी करती है और इस जानिब आगे बढ़ा जाता है, रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट की जाती हैं, तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने आज भी और इससे पहले भी वाज़े तौर पे ये कहा था, और हमने वाज़े तौर पे ये नहीं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या एज अशरफ निज़ामी उसकी खातिर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे वज़ीर सेहत, मरकज़ी वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ असद उमर साहब, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे ऊपर 2 हफ्ते अभी सख्त है। 2 हफ्ते सख्त है, और 2 हफ्ते सख्त इस वजह से हैं कि ये नंबर हमारा बढ़ सकता है। अल्लाह करे कि हम सब गलत हों, मैं गलत हूं, और सारे कहें कि खामखा का आप लोगों ने ऐसे प्रोपोगंडा शुरू कर दिया था जबकि कुछ भी नहीं। मेरी अल्लाह ताला से ये दिली दुआ है कि मैं उसके साथ हम और तमाम तंजीमें जो इसके साथ कहें कि तुम्हारे ऊपर तो बस क्या आप लोगों ने हमें डरा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से आज जो हमारे पास नंबर है मैडम, आपके सामने है कि कितना वो नंबर है। आज WHO कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल्स का इन्फेक्शन रेट दुनिया में रेशो के हिसाब से सबसे ज्यादा जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर, और जो हमने लॉकडाउन और मतलब बददिली के साथ ही हमने किया था ना, जो केसेस आए हैं आज तक, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि वो भी उसी वजह से हुए हैं क्योंकि हमने ऊपर उस तरह से इंप्लीमेंट ना किया विद द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट की रिट के साथ जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो हमारे साथ खुदा न खास्ता हम कोई बच्चों के, खुदा न खास्ता हम उन लोगों के जो कि एक मुआशियात और मुआशी मसला बना के हम अकेडमिक की खातिर आ रहे हैं, उनके हम कोई मुखालिफ तो नहीं है। हम तो ये बात एक सिर्फ कह रहे हैं, और जो दुनिया कह रही है दुनिया के अंदर, मतलब इट स्टार्टेड इन द एंड ऑफ नवंबर दिसंबर, और माशाल्लाह अब तो 5-5.5 महीने का वक्त हो गया है कि जिसके साथ दुनिया से वी कैन गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस कि दुनिया के अंदर क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और हमने तो सिर्फ उनको कैलकुलेट करना है कि हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। हमारे साथ जो भी आया है, और जैसे सरकार कह रही है, हमारे हुकूमती अकाबरीन कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर इस वक्त अभी वो टाइम है कि जिसके साथ होगा, दैट्स व्हाट वी से। हम कोई खुद कोई चीज ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनसे गुजारिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं इस चीज की खातिर कि खुदारा इसकी मैनेजमेंट को बेहतर बनाए, बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट को बेहतर बनाए, मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। और ये कि एक जान जो है इंसान की वो ज्यादा कीमती है, और कारोबार और इकोनॉमी बाद में भी देखी जा सकती है। ये बहुत सारे लोगों की राय है, बहुत सारे डॉक्टर से हमारी भी बात हुई है, वो भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त खुदारा जाने बचाने की तरफ आए और उसके लिए सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। एक और डॉक्टर साहब चीज बताइएगा कि शुरू में ऑब्वियसली नंबर कम था, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में सबसे आखिर में आया है कोरोना वायरस, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नंबर जो है वो बहुत कम है अमवात का, लेकिन अभी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई गई है, गो के वो भी बहुत कम है। आज मैं सुन रही थी आप लोगों ने कहा कि 24 घंटे में सिर्फ 9,000 टेस्ट जो हैं वो हुए हैं, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। सो अगर टेस्टिंग कैपेसिटी मजीद बढ़ा दी जाती है, सो क्या खदशात क्या हैं, आपके फियर्स क्या हैं कि ये नंबर कितना खुदा न खास्ता हो सकता है? देखिए, हम जो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 80% ऑफ द पेशेंट्स और इन्फेक्टेड पर्सन्स दे आर सिम्टम फ्री, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आनी है। हमारे खदशात उनके साथ हैं जो इसको के बढ़ाएंगे। अभी हमारी अगर कैपेसिटी जो है 9,800 के करीब हम आज अगर कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जस्ट थिंक ऑफ कि 22 करोड़ लोगों के अंदर ये क्या वक़्त रखती है। उनमें से जो हमारे केसेस हुए हैं 2 लाख कुछ के लिए अभी तक हम कर चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 10% हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। इफ 10% ऑफ ऑल दैट टेस्टेड केसेस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड थिंक ऑफ मैडम कि अगर हम टेस्ट ज्यादा करेंगे और 10% ऑफ ऑल दैट, इज इट गोइंग टू बी अ क्राइसिस फॉर अस और नॉट? और हमारा ये कहना, हमारा ये मानना ये है कि क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस इस काबिल हैं। और अभी जैसे शुरू में मैंने आपसे अर्ज किया कि जब WHO कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी
हेल्थ कैपेसिटी उतनी नहीं है और हुकूमत को भी इस चीज़ का पता है और हम भी इन्हें यही बावर कर, अगर अल्लाह करे हम सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे पास कोई वर्कलोड एंड व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। और जो हुकूमत भी कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस ग्राफ को स्ट्रेटन करना चाहते हैं इफ इन्फेक्शन इज देयर, कि एकदम से हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो बर्डन ना आ जाए जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आउट ऑफ। अब इसमें खातिर करने के लिए बिल्कुल इसमें अब दो चीजें, मेरा अब सवाल जो है उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की ज़रूरियात क्या हैं, जिस तरीके से हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली दे आर एट डायरेक्ट रिस्क। 509 हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो अभी तक अफेक्ट भी हो चुके हैं। डॉक्टर्स की ज़रूरियात क्या हैं, डॉक्टर्स की जिस तरीके से अमवात भी हो रही हैं, फ्रंट लाइन पे वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरा मरीजों को इस नंबर को घटाने के लिए, कम करने के लिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखें कि हम एक चीज़ के कहा जाता है हमें कि वी आर द फ्रंट लाइनर, थैंक यू वेरी मच। हमें इस्लाम भी पेश किया जाता है, हम उसके लिए भी मशहूर हैं, कौम के भी मशहूर हैं, मीडिया के लिए। आपको पता है कि आपके मीडिया हाउसेस के साथ क्या हो रहा है? Do you know how many number of the media personas have been affected by all this COVID-19? लाहौर के अंदर मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं आप मीडिया के नाम नहीं लेना चाहूँगा, गालिबन ये कोई सीक्रेट ना रखना चाहें, तो अगर आप सिर्फ मीडिया हाउसेस के मैडम सिर्फ आप एक दफ़ा टेस्ट करवा लें तो आपके लिए ये सरप्राइज होगा कि कितने लोग हैं जो कि उसके साथ हैं। एंड यू नो कि मीडिया वाले बड़े बचा के अपनी करते हैं, हाथ भी है तो ग्लव्स श्लव्स पहन के और सारी चीज़ें वो करते हैं। एंड इफ दिस इज द नंबर ऑफ द पीपल एंड व्हाट टू टॉक अबाउट द मासेस कि जो कि फिर रहे हैं बाहर की, आप नादरा के बाहर की आपने फुटेजेस देखी हैं, ये जो एहसास प्रोग्राम या बेनजीर भुट्टो प्रोग्राम के तहत देते हैं, वहाँ पे हमारे साथ कैसे हो रहे हैं, बैंकों के बाहर क्या हो रहा है, मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है, कराची के एक वायरल हुई कैसे छलांगे लगा के ऊपर से लोग नीचे आ रहे हैं। हाउ वी आर, आज हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कंसिडरिंग कि मुआशी मसला है उन लोगों के लिए, हमने हुकूमत से 2-4 चीज़ें कही हैं। हमने एक बात गुजारिश हुकूमत से ये की है कि बजाय इसके कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हॉस्पिटल हैं, खुदारा उनको ऑन बोर्ड कीजिएगा। वो सब खाली पड़े हैं, सरकारी अस्पताल भी जो है वो खाली पड़े हैं, मतलब 70% जो 60% वहाँ पे खाली हैं। जो अफेक्टेड पेशेंट हमारे नॉर्मल पेशेंट्स हैं, दे आर सफरिंग ओवर देयर, तो कोविड-19 की खातर उनको इनकॉर्पोरेट कराएं। लाहौर शहर के अंदर हमारे तंबू लगा के और वो हाथ धोने का एक बंदोबस्त कर दिया। हमने कहा कि हजूर यहाँ पे लैट्रिन्स नहीं है, नॉर्मल जो है वो उसके साथ नहीं है, और किसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि ये कायम की जाए। कीप इट ऑन अ नॉर्मल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल सिविलाइज सोसाइटी, तो उनको पक्की बुनियादों के ऊपर ये चीज़ें जो है कर लीजिएगा। फिर हमने कहा कि आज हर चीज़ ये ऐप बना के देते हैं, अगर ऐप बना के देते हैं तो बैंकिंग की भी ऐप बना के ये उनके साथ कारोबार का कोई ना कोई तरीका मुरवजा कर दें। ये जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, मेरा तमाम तरह एहतराम है, वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, खुदारा डोंट थिंक कि हम उनके कारोबार या उनकी खातिर कोई ऐसी बात है। आप ऑनलाइन बिजनेस अब हर बंदा वहां पे कर रहा है, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुकूमत करे, सरकार वो करे, उनको मॉडिफाई करे कि ताकि ये हमारे रोजगार और हमारी एक्टिविटी भी चले। और आप लोग कह रहे हैं कि जो वार्ड मुख्तस किए उसकी बजाय मुकम्मल अस्पताल जो हैं वो कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए जाएं। एग्जैक्टली मैडम, बिल्कुल आपने दुरुस्त समझा कि हमने बजाय इसके कि हर हॉस्पिटल को इन्फेक्टेड बना दिया, देयर शुड बी अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है जी कोविड-19 की खातिर हम ये कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने मुझे हुक्म किया कि लोगों की, हमारी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो इन्फेक्शन हो रही है, इसके लिए हम डे 1 से कह रहे हैं, देखिए 2 या 3, नोबडी नोज दैट अ पेशेंट हु कम्स टू यू इज अ कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव है, लिहाजा वी हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो वो मिनिमम उसके साथ जो है, उसके साथ गॉगल्स हैं, उसके साथ एक मास्क है, मास्क के साथ एक फेस शीट है, और एमिकेबल उसका डिस्टेंस रखने के लिए ग्लव्स है। दीज आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ डॉक्टर और अ पर्सन जो कि उसके साथ। Obviously, as you said, that 80% of the patients are not showing any symptoms of COVID-19. Dr. Ashraf Nizami साहब, thank you very much for to us. I have to go for a break, और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे उस सूबे की जो मजीद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को सख्त करने जा रहा है, यानी कि बलूचिस्तान। उनके तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वफाक की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया जा रहा है, बरक्स इसके बलूचिस्तान वो सूबा है जिसने लॉकडाउन में मजीद सख्ती करने का फैसला किया है। 2 हफ्तों के लिए इसको तौसी दे दी गई है। लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या वाकई हालात इस हद तक अबतर हो गए हैं, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में तमाम सूबों और विफाक के हवाले से जिक्र किया गया कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, कि आप लोगों ने 2 महीने के लिए इसमें तौसी का फैसला किया है? जी, कोरोना की सूरत हाल बिल्कुल तशवीशनाक है, खसूसन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम महसूस कर रहे हैं। और जब हमने लॉकडाउन का डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद जब 5 सेक्टर हमने रिलैक्स किए, उस रिलैक्सेशन के बाद जो केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। पहले मैं डेली की बुनियाद पे जो फिगर्स शेयर करता था आप लोगों के साथ, वो 40, 50, 60, अब कल से 103, आज जो है 174 पर डे। अगर यही तनासुब बढ़ता रहा तो सूरत-ए-हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। अब चूंकि टोटल हमने टेस्ट कंडक्ट किए 11,600 और लोकल ट्रांसमिशन के केसेस भी 88% तक चले गए हैं। ज़ायरीन और लोकल का जो तनासुब है 88% अब लोकल हो गए हैं। और जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, कुल टेस्ट का जो है अभी 13% पॉजिटिव सामने आए केसेस। अब हमने इतने टेस्ट भी नहीं किए, 1.25 करोड़ की आबादी है, अगर हम ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो ज्यादा केसेस सामने आएंगे। अगर इसी तनासुब को भी एक्स्ट्रापोलेट किया जाए बलूचिस्तान की कुल आबादी पे, 13% का मतलब होगा कोई 15 लाख केसेस। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा करे ऐसा कुछ भी ना हो, खुदा करे हजारों में भी ना हो, लेकिन हम अब जो रैंडम टेस्टिंग सैंपलिंग कर रहे हैं उसका भी तनासुब यही आ रहा है। 511 हमने टेस्ट कंडक्ट किए, क्वेटा में 312 के रिजल्ट आए, जिसमें से 41 पॉजिटिव हैं, अगेन जो 12% बनते हैं, यानी एवरेज हमारा 10% के करीब करीब चल रहा है। तो हमारा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन में एक्सटेंशन, टर्मिनेशन या रिलैक्सेशन का जो भी डिसीजन होगा वो बेस करेगा कोरोना के स्प्रेड और कंट्रोल पे। कोरोना कंट्रोल होती है, हमें एक्सटेंशन का कोई शौक नहीं है, लॉकडाउन का कोई शौक नहीं है। अगर ये कंट्रोल नहीं होती, आप मानते हैं कि जब इसमें नरमी की गई, रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट की गई, तो हालात खराब हुए, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी, और इसी को सामने रखते हुए 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया। बट लियाकत शहवानी साहब, सवाल यह है कि कैसे इंश्योर करेंगे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को, कैसे मेक श्योर करेंगे कि वाकई जो आप लोगों की तरफ से गाइडलाइंस और SOPs दी जाती हैं उस पर अवाम और तमाम तबके जो हैं वो अमल करें? क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मामला मसाजिद का मामला, जहां पर 20 SOPs दिए गए, गाइडलाइंस दी गई, बहुत सारी जगहों पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जी, बलूचिस्तान में मसाजिद में जो SOPs है, ख़ुसूसन बड़े शहरों में उस पर अमल दरामद हो रहा है। तमाम मसाजिद को बलूचिस्तान गवर्नमेंट डिसइंफेक्ट कर रही है। और हमने पहले ही दिन ये फैसला किया, चूँकि मसाजिद में लोग जो है ज़्यादा जाते हैं आम दिनों की निस्बत, ख़ुसूसन रमज़ान में सवाब की नीयत से मसाजिद का रुख भी ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर चंदा भी देते हैं। तो हमने ये सोचा उस चंदे से, चूँकि मसाजिद के जो अखराजात हैं वो किसी हद तक कवर होते हैं, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मसाजिद जितने भी रजिस्टर्ड हैं उन्हें फाइनेंशियल हम असिस्ट करेंगे। और उस असिस्टेंस के जो पैकेज है उसका ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारी मौलवी साहिबान हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है ना कोऑपरेशन किया हमारे साथ। और इसी तरह 80% हमारे लोग रिलैक्सेशन से कबल वो SOPs फॉलो कर रहे थे। हमने जब ये रिलैक्सेशन का फैसला किया तो लोग भी रिलैक्स माइंड सेट में जाना शुरू हो गए और उनको लगने लगा कि शायद कोरोना का खतरा टल गया है। अब हम उनको वापस, जब हम लॉकडाउन करेंगे, प्रायर रिलैक्सेशन जो मोड में हम थे उस पर अमल दरामद कराएंगे। 2 हमने डिसीजन लिए, एक तो ये कि लॉकडाउन की जो वायलेशन करेंगे हमारे सिटीजन, उनको हम अरेस्ट करके जो क्वेटा में क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां मुंतकिल करेंगे। दूसरा, 18 अप्रैल को हमने एक और फैसला ये किया कि जरूरतमंद कोई अगर घर से बाहर निकलता भी है उसका मास्क पहनना मैंडेटरी होगा। अगर उसके पास मास्क नहीं है तो वो कोई कपड़ा, चादर, मुफलर, शॉल, किसी भी चीज से अपना नाक मुंह ढांपना जरूरी होगा। अदरवाइज अब उनको भी इस SOP के उनके खिलाफ वरना कार्रवाई होगी। भिजवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब
تھوڑی سی بات کرتے ہیں کوارنٹین سینٹر کی بات کر لیں, وہاں پہ بھی تھوڑے سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت 300 ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں. پورے صوبے میں ایک لیب ہے فاطمہ جناح, پورے صوبے میں ایک ہی بندے کو ٹیسٹ کرنے آتے ہیں, ڈاکٹر مالک ترین. جو اطلاعات ہیں یہ آپ ہی بتائیں گے. بلوچستان حکومت جو ہے وہ متاثرہ افراد کو گھروں میں کوارنٹین کرنے کے لیے بولتی ہے, کیونکہ جو کوارنٹین سینٹرز ہیں وہ غیر فعال اس وقت نظر آ رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ 1300 متاثرہ افراد میں سے 100 گھروں پر کوارنٹین ہے اور باقی حکومت کے بنائے گئے کوارنٹین سینٹرز میں ہیں. ٹیسٹ ہو بھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو اس کا رزلٹ 15 دن تک نہیں آتا. یہ فیکٹس کچھ آئے ہیں سامنے, کچھ اطلاعات کہہ لیں ان کو. چلیں آپ بتا دیں کہ ان میں کتنی صداقت ہے, کیا واقعی ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں آ رہی ہیں؟ لیبارٹری ہمارا کوئٹہ میں ایک ہے, اس بات میں صداقت ہے. ایک ہمارا موبائل لیب تفتان میں پارک ہے, اس میں 40 سے 50 سے زیادہ ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں ہو سکتے. کوئٹہ کا جب ہم نے سٹارٹ لیا NIH کے تعاون سے ایک PCR مشین تھی, پر ڈے 80 ٹیسٹ کنڈکٹ ہو سکتے تھے. اب وہ کیپسٹی ہم نے بڑھا کے اپنے مشینیں بھی ہم نے انسٹال کی ہیں, جو 800 ٹیسٹ پر ڈے ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کر رہے ہیں 350 سے 400 کے ایوریج. وجہ یہ ہے کہ کبھی سواب نہیں ہے تو کٹس ہیں تو VTM نہیں ہے, VTM ہے تو کٹس نہیں ہے. یہ کمپوننٹ پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشو سامنے آتے رہے ہیں. اب ایک اور جو ہے اگلے ہفتے ہم BMC میں PCR مشین جو ہے وہاں انسٹال کر رہے ہیں. 400 سے 500 پر ڈے مزید ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہاں ہماری بڑھ جائے گی. 4 جو ہے دیگر بلوچستان کے ڈویژنز میں ڈویژنل لیول پہ ایک لیبارٹری ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, تو مجموعی طور پہ ہماری استعداد بڑھ جائے گی. اور ابھی VTM کی کمی کا بھی سامنا جو ہمیں تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کل فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں 45,000 VTM, 45,000 سوابس, 43,000 ایکسٹریکشن PCR کٹس اور 43,000 دیگر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو وفاق کی طرف سے جو ضروریات ہیں, جو سہولیات چاہیے وہ مل رہی ہیں, ان لائک سندھ پروونس, کیونکہ وہ تو بہت شکایات کر رہے ہیں, ان کے تو بہت تحفظات ہیں کہ وفاق تعاون نہیں کر رہا. آپ لوگوں کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے ٹھیک سے؟ نہیں, ہمارے ساتھ بالکل تعاون ہو رہا ہے. کٹس پہنچا رہے ہیں, اکوپمنٹس ہیں, ماسک, جو ان کے پاس اویلیبل ہیں. بلوچستان کا انہوں نے دل کھول کر شیئر جو ہے وہ دیا ہے. وی آر تھینکفل ٹو دیم. صرف یہ ہے کہ PCR کٹس ہمیں مزید ہم نے ریکویسٹ کیا ہے, جو ہمیں نہیں ملے, صرف ایک ملی ہے. اور دوسرا 145 وینٹیلیٹرز ہم نے گزارش کی ہے, وہ بھی اگر فوری طور پہ ہمیں دستیاب ہوں تو ہمارے مشکلات کم ہوں گے. دوسرا آپ نے سوال اٹھایا کوارنٹائن سینٹرز کا. کوارنٹائن سینٹر ہم نے بلوچستان میں 60 اسٹیبلش کیے ہیں, اور 22 فروری سے ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا شروع کیا تھا, کیونکہ سب سے پہلے کورونا سے بلوچستان گورنمنٹ نبراد آزما ہوئی تھی. ہمارا ایکسپیرینس بھی اس زمین میں باقی صوبوں سے زیادہ ہے. پہلا کوارنٹائن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیا تھا, تو کوارنٹائن سینٹر میں اسٹیبلش کی کوئی کمی نہیں. 7,000 لوگ ہم ویل فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. 71 آئسولیشن فیسلٹیز ہیں, جن میں 1700 لوگ اس وقت, اور مزید ایک مہینے میں 4,000 لوگ صرف کوئٹہ کے آئسولیشن فیسلٹی میں ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. ہوا یہ کہ جو لوگوں کو ہم کوارنٹائن سینٹر, ہوم کوارنٹائن سینٹر میں رکھ رہے ہیں, لوگ جو ہے ایک سٹگما جڑا ہوا تھا کورونا کے ساتھ. اس خطرے, اس خوف سے لوگ اگر سمپٹمیٹک ہو بھی جاتے تھے, وہ اپنے ٹیسٹ کرنے نہیں آتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا, ہمیں وہ آئسولیشن فیسلٹی یا کوارنٹائن میں شفٹ کریں گے اور وہاں پہ ہم مقید رہیں گے. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی گھر میں ہماری ٹیمیں RRT, وہ گھر میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ایمپل اسپیس ہے, تو روم زیادہ ہیں, وہاں پہ ہم یہ فیسلٹی اس لیے ہم نے ان کو فراہم کیا ہے. ادروائز بلوچستان میں کوارنٹائن سینٹر اور کچھ لوگوں کو شکایات یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان حکومت نے, محکمہ صحت نے ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے. ایک سٹگما, آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہو چکا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. بٹ ایک اگر آپ کے لیے ممکن ہو دیکھ بھی لیجیے گا, یہ کوئٹہ کے سریاب روڈ کے ایک رہائشی ہیں روح اللہ, اور ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ اور ان کے بھائی دونوں ٹیسٹ کے بعد کرونا کے مریض ثابت ہوئے ہیں. ان کا کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آیا, لیکن حکومت کی طرف سے صرف ان کو فون کر کے بتا دیا گیا کہ جی آپ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. محکمہ صحت نے کچھ نہیں بتایا کہ آیا ان کو کوارنٹین شفٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کہاں جائیں, وہ کیا کریں. سو یہ لوگوں کی بہت شکایات آ رہی ہیں. جی, میرا اسی سریاب روڈ پہ میرا بھی گھر ہے, میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں. اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں, ہمارا RRT ہے, ہمارا جو ہے
पूरा एक यहाँ पर निज़ाम मौजूद है, 1112 पे लोग फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, RRT की टीमें जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर उनके घर में एम्पल स्पेस है, वो अगर ये डिमांड करते हैं घर में हम रखते हैं, अदरवाइज़ क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाज़ औक़ात ये ज़रूर हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने खुद फरमाया कि कोयटा में हमारे साथ सिर्फ एक लेबॉर्ट्री है और पूरे बलूचिस्तान में जितने भी VTMs हैं सैंपल वो कोयटा लाए जाते हैं। यहाँ से हम टेस्ट जो है ना कंडक्ट करने के बाद रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करते हैं। बाकी 3 सूबों में उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज भी कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री नहीं है। जितने भी टेस्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फ्री में हम कर रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब हमसे बात करने के लिए। व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।